शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है? शुष्क सिलिका जेल का रंग दोस्तों कैसा होता है? ए पीला, बी सफेद या हल्का गुलाबी, सी नीला या दोस्तों डी हरा। चलिए जल्दी जल्दी अब आंसर देते जाएं। टॉप 21 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका आज टेस्ट होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहां अगर आंसर देखे जाए तो दीपक कुमार जी ने आंसर दे दिया ए, बहुत अच्छा। दिगंबर भाई बी दिया है आपने, चलिए बी। अभिषेक साहू सी, बहुत अच्छा दोस्त। चलिए जल्दी जल्दी आंसर आंसर सभी दोस्त दीजिए। ठीक है, जिनको थोड़ा भी डाउट लग रहा हो ना आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो भी आप आंसर जरूर दीजिए, है ना, ताकि उससे आपको ये चीज कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये आंसर क्या होने वाला है। देखिए दोस्त, अगर हाँ हुकुमचंद राम राम दोस्त, अमित आर्य जी वेलकम दोस्त। चलिए जल्द जो जो जुड़ रहे हैं जल्दी जुड़ के जाइए, और जुड़ने के साथ साथ एक बार जाके फटाफट शेयर करके बस क्लास में बने रहे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें शुष्क सिलिका जेल की, बिल्कुल जबरदस्त। देखिए शानदार, लास्ट अब आंसर आने लगे हैं, बिल्कुल। रवि भाई आपका सी, अमित भाई आपका भी सी आ रहा है, बहुत अच्छा। हुकुमचंद जी सी। देखिए दोस्तों, बात करें शुष्क सिलिका जेल की, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ एग्जाम्स के अंदर तो इसका आंसर कुछ और मान लिया जाता है, और सम कुछ एग्जाम्स है जो इक्की दुक्की हैं उनमें कुछ माना जाता है। तो फाइनली आप देखिए दोस्तों, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, जेवीएनएल जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, ठीक है, आई थिंक डीआरडीओ इसमें ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जो बड़े बड़े एग्जाम्स है दोस्तों, वैसे तो देखिए दोस्तों, आप अगर इसका मानेंगे तो आंसर आपकी बुक वाइज और आपका जो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो आंसर दिए हुए हैं डीएमआरसी वगैरह में, तो राइट आंसर दोस्तों उसका सी होगा, नीला। ठीक है, फिर भी आपने अगर शुष्क सिलिका जेल, कोई न्यू ब्रांडेड हम फोन लेके आते हैं ना दोस्तों, फोन खरीदते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसमें एक व्हाइट कलर की वो होती है दोस्तों पॉलिथीन छोटी सी, ठीक है, और उसके अंदर व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने से होते हैं, और हम उसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को निकाल लेते हैं, उन दाने दाने वाली जो उसको है उसको फेंक देते हैं। वो वास्तव में सिलिका जेल ही होती है, हालांकि वो व्हाइट कलर में भी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये मेनली फोकस है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये रिलेटेड किससे दोस्तों? ट्रांसफार्मर से। और जो ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल यूज की जाती है वो ब्लू कलर की चमकती हुई डायमंड की तरह होती है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम कहेंगे ब्लू इज राइट आंसर। हालांकि सिलिका जेल आपको व्हाइट कलर में भी मिल जाएगी, तो आप देखना, देखिए किसी ने तो यह जरूर कीजिए कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाते हैं तो उसमें एक छोटी सी पॉलिथीन होती है। आप कोई मीटर वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर वगैरह खरीदोगे तो उसके साथ में होती है। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा, जबरदस्त। पुष्पेंद्र जी राम राम दोस्त। चलिए देख, अगर बात करें दोस्तों इसी की आगे, ठीक है, चलिए बघेल साहब वेलकम दोस्त। देखिए बात करें तो दोस्तों सिलिका जेल का आपको पता चल गया कलर कैसा रहेगा। भाई स्टार्टिंग में शुष्क सिलिका जेल, शुष्क का मतलब हो गया जिसने आपकी दोस्तों जो अपनी है ना मोशन है उसको सोखा नहीं है, अभी वो मतलब ओके कंडीशन में है। तो देखिए दोस्तों, लिख देता है कई बार शुष्क सिलिका जेल लिख देते हैं, इसकी जगह लिखा आ सकता है स्टार्टिंग में सिलिका जेल। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग शब्द भी लिखा आ सकता है, या दोस्तों नॉट यूजेबल मतलब यूज नहीं की हुई भी लिखा सकता है। तो इस तरीके से आप समझ जाना कि स्टार्टिंग में सिलिका जेल यानी जब आप यूज नहीं करेंगे तब तब तो ब्लू होगी, और यूज करने के बाद दोस्तों ये हो जाती है या तो व्हाइट हो जाएगी या हल्का गुलाबी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यूज करने के बाद या तो व्हाइट हो जाएगी या हल्का गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आधारित है अपना दोस्तों ट्रांसफार्मर पे, इसलिए दोस्तों इसका रंग मानेंगे अपन ब्लू। ठीक है दोस्तों, ब्लू डायमंड की तरह चमकते बिल्कुल। चलिए चीजें समझ में आ गई। बाई अगर देखिए एक चीज और नोट कर लेना, यहां पर ब्लू होती है और ये यूज करने के बाद आपकी व्हाइट या गुलाबी हो जाती है, यूज करने के बाद। ठीक है, यानी कि अब ये खत्म हो चुकी है, ये न्यू होती है, न्यू ब्रांड बिल्कुल। और ये दोस्तों हम जब ये खत्म हो जाती है, एक तरीके से इसका यूज खत्म हो जाता है, तब ये इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं यूजलेस। ठीक है दोस्तों, तो यूजलेस जब हो जाएगी तो वापस इसको यूज में लेना है। ठीक है, रिसाइकल बिन का नाम समझते हैं, वापस मतलब उस चीज को वापस यूज करना है हमें। तो दोस्तों इस सिलिका जेल को जब ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाती है तो इसको निकाल लिया जाता है ट्रांसफार्मर से, और दोस्तों 150, ठीक है, कई बुक के अंदर 150 है, कई बुक के अंदर 160 है, से लेके 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, ठीक है दोस्तों, गर्म किया जाता है, तो दोस्तों ये वापस यूज लेने लायक हो जाती है और इसका कलर वापस ब्लू हो जाता है। चीजें यहां पर गॉट इट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है गुरुजी, भाई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन चीजें कितनी क्लियर होगी ये देख लीजिए कि आप यूज शुष्क सिलिका जेल का ब्लू हो जाता है
और यूज लेने के बाद सफेद हो जाती है और इसे वापस यूज करना है दोस्त, तो 150 है 160 से 200 सेंटीग्रेड पर हम आप इसको गर्म करेंगे, तो इसे हम दोस्तों कहेंगे वापस यूज ले सकते हैं। ठीक है, राजस्थान का बेस्ट चैनल, थैंक यू दोस्त। वैसे बहुत लोग बेस्ट हैं यहाँ पर ही नहीं, ऑल इंडिया इज बेस्ट। ठीक है, फिर भी आपको चीजें समझ में आ जाए तो वही चीज सबसे बेस्ट मानता हूं मैं भी। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर, हाँ बनेगा दोस्तों, मंडे से अपना जो चैप्टर आने वाला है वो ट्रांसफार्मर आएगा। ठीक है, मंडे से ट्रांसफार्मर का बेसिक स्टार्ट कर देंगे। घनश्याम मीना जी वेलकम दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए, टाइम मत देख दीजिए, आप चीजों को समझिए। ठीक है, टाइम देखोगे ना कि यार एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दी, 4 मिनट लगा दी, भाई टाइम लग जाए लेकिन आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, बल्कोज रिले का प्रयोग खालिस्तान होता है, ठीक है, या जाता है, प्रयोग किया जाता है कहां पर? ए वायु शीतली ट्रांसफार्मर में, बी तेल शीतली ट्रांसफार्मर में, डी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, सॉरी सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, या दोस्तों डी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाँ, 140 से है पुष्पेंद्र जी, 140 से है, 150 से भी मिल जाएगा और 160 से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वन आप ये रेंज ध्यान रखना, 140 से 200, तो ये ऐसे नहीं लिखेगा 140 से 200 एक ऑप्शन आ जाएगा, या एक में लिख देगा 150 से 200, ऐसा नहीं आएगा ऑप्शन। तो ठीक है, इस तरीके से याद रखना, या प्रॉपरली लिख दे तो 140 भी लिख सकता है, तो 140 को मेजर जरूर करना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए यहां पर आंसर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप कह रहे हैं और लगभग मेरे सभी भाई बी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ग्लूकोज रिले होता क्या है, कहां यूज होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते चलेंगे। आदित्य जोशी जी वेलकम, मनीष कुमार जी, बघेल साहब, दोस्तों जो भी जुड़े हैं वेलकम दोस्तों, स्वागत है। एक बार शेयर मार दीजिए, उसके बाद क्लास में प्रॉपर बने रहें और क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहें। सर जी क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसको देखिए आप समझिए। जो अपनी ग्लूकोज रे होती है, देखिए ग्लूकोज रे होती कहां है, क्या यूज आती है, वो सारी चीज हम देख लेते हैं। देखिए हमारा टाइम जो खर्च कर रहे हैं ना हम 1 घंटा, तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए ग्लूकोज रिले और इसमें से मैं आंसर दे दूं बी भाई तेल शीतली ट्रांसफार्मर, तो फिर मजा नहीं है, चीजें समझ में आएगी अच्छे से। देखिए दोस्तों, आपका मेन ट्रांसफार्मर होता है एक इसमें बड़ा टैंक होता है। ठीक है, इस टैंक के अंदर वाइंडिंग और कोर होती है। ठीक है, कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है, इसमें ऑयल भरा रहता है। ठीक है, बात चल रही है ऑयल ट्रांसफार्मर की, ऑयल भरा रहता है। इसके ऊपर दोस्तों एक छोटा सा टैंक होता है, गोल मटोल सा, आपने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो देख लेना आज ही जाके। ठीक है, अभी रात को मत चले जाना, मॉर्निंग में जाना। ये देख लेना, एक छोटा सा ऊपर एक टैंक होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों कंजर्वेटिव टैंक। ठीक है दोस्तों, कौन सा? कंजर्वेटिव टैंक। और दोस्तों ये कंजर्वेटिव टैंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो कंजर्वेटिव टैंक और जो मेन टैंक है दोस्तों, उनमें एक पाइप से जुड़े होते हैं एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे से किससे, पाइप से जुड़े होते हैं, और इस पाइप के बीच में दोस्तों आपकी ग्लूकोज रिले लगी होती है। ठीक है दोस्तों, उस पाइप के बीच में क्या लगी रहती है, ग्लूकोज रिले लगी रहती है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होती है दोस्तों। क्या होती है? फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, स्वचालित होती है, अपने आप वर्क करती है। ठीक है, जैसे ही आपका दोस्तों, अब ये क्या है, बहुत हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं ना, बहुत ज्यादा जिन पर लोड होता है, ठीक है, बड़े ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर जैसे हम कहते हैं, उनमें लगी होती है। तो जैसे ही मान लो आपका लोड ज्यादा बढ़ता है, उसकी वजह से ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब ऑयल ज्यादा गर्म होगा तो दोस्तों ऊपर कंजर्वेटिव टैंक में जाने की कोशिश करेगा। भाई नीचे मेन टैंक है, ऊपर कंजर्वेटिव टैंक है, तो नीचे जब गर्म होगा तो वो फैलेगा, ऑयल फैलेगा भाई। देखिए दोस्तों, जो मेन टैंक होता है नीचे, उसमें ऑयल भरा रहता है। अब ये ज्यादा वाइंडिंग गर्म होगी तो जैसे जैसे गर्म होगा ना, तो ऑयल फैलेगा, और फैलेगा तो दोस्तों इस पाइप के द्वारा कंजर्वेटेड टैंक के अंदर जाएगा, जबकि बीच में हमारी ग्लूकोज रिले लगी रहती है। तो जैसे ही दोस्तों ये लगभग 90 टू 100 के आसपास ऑयल गर्म होने लगता है, तो ये क्या करती है, कंजर्वेटेड टैंक एक अलार्म बजाती है, और जो इंटरनली जितने भी आपके कोई भी इश्यू आता है दोस्तों, उसके उसको दूर करने के लिए ये जो मेन स्त्रोत होता है ना, सप्लाई आती रहती है ट्रांसफार्मर को, एक साइड सप्लाई आती है, एक तरफ लोड लगाया जाता है, तो सप्लाई को क्या करती है दोस्तों, ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ग्लूकोज रिले का मेन वर्क क्या होता है कि स्त्रोत से अपने ट्रांसफार्मर को पृथक करना, और कहां लगी होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटेड टैंक के बीच में, जो पाइप से दोनों कनेक्टेड होते हैं उसके बीच में ये लगी होती है। तो ग्लूकोज रिले का ये वर्क होता है। इंटरनल जितने भी आपके दोष मिलेंगे उन सब से इस ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए। तो देखिए ट्रांसफार्मर में काफी सेफ्टियां रखी थी, आपने देखो ना, ट्रांसफार्मर फट जाते हैं कई बार। वो कब फटते हैं, जब आपका ग्लूकोज रिले वर्क नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब गर्म होगा तो ऑयल फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। अब भैया इसकी तो बिल्कुल परत है ना, चारों तरफ से पैक है। जब मान लो एक ऐसी सीमा आएगी जब ये बिल्कुल अंदर से फटने की कोशिश करेगा, तो भाई ऑयल फैलता जाएगा, तो ज्यादा फैलेगा, तो जगह नहीं मिलेगी, तो ये ट्रांसफार्मर को फाड़ देता है, फट जाता है ट्रांसफार्मर। तो ग्लूकोज रिले बड़ा ही मेन फैक्टर होता है। चलिए अब क्या लिख रहे हैं, ग्लूकोज रिले काम में लेते हैं, और ये क्यों लेते हैं, क्यों?
देखिए सारे जवाब मिल गए होंगे। आप सारे जवाब मेरे हिसाब से सबको मिल गए होंगे क्या क्या मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, जो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं एक बार यस कर दीजिए। ग्लूकोज रिले से रिलेटेड सारी चीज समझ में आई या नहीं? ठीक है, यस करते जाकर बिल्कुल यस कर दिया करो। अगर किसी को नहीं आ रहा तो नो कर दिया करो। ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो दोस्तों सारी चीज समझ में आएगी। आप ज्यादा जल्दी में रहोगे तो आपसे ज्यादा जल्दी मैं करूंगा तो फिर ये समझ लीजिए हमारा यहाँ 1 घंटा खराब करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बुक तो भाई बुक में भी क्वेश्चन आंसर है, उसको भी पढ़ सकते हैं। चलो समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए बहुत अच्छा, यस आ रहे हैं सभी के, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पहली बार कौन आया है एक बार वो फर्स्ट, पहली बार अगर कोई आया है तो वो फर्स्ट लिख के देखिए, एक बार मेरे को भेज दिए, मैं देखूं तो आज पहली बार कौन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहां पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है दोस्तों? कहां पर धारा करंट ट्रांसफार्मर का यूज कहां होता है दोस्तों? ए धारा मापने के लिए एम्पियर मीटर के साथ, बी वोल्टेज मापने के लिए एम्पियर मीटर के साथ, सी धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर के साथ, और या दोस्तों डी फ्रीक्वेंसी मापने के लिए एम्पियर मीटर के साथ। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और यहां क्वेश्चन के साथ साथ हमें और चीजें भी क्लियर करनी है। सतीश कुमार जी आप पहली बार आए आई थिंक है ना? हाँ तो दोस्त सतीश कुमार जी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने सभी दोस्तों को एक बार मैसेज भेज दीजिए, एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, देन आप बिल्कुल मजे से क्लास का आनंद लीजिए। चलिए देखिए कहां पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर लगभग सभी का सही भी है दोस्तों। हाँ गोपाल भाई जी वेलकम दोस्त। देखिए चलिए बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो राइट आंसर है बिल्कुल देखिए धारा ट्रांसफार्मर। भाई डी नहीं हो, गोपाल जी बोल रहे हैं शायद डी। देखिए दोस्त धारा ट्रांसफार्मर, धारा धारा एम्पियर एम्पियर करंट करंट, तो भाई इससे फ्रीक्वेंसी का तो कोई मेल मिलाप ही नहीं होगा, तो इसमें तो जाना ही नहीं है। ठीक है, धारा है तो धारा पर टिके रहो, तो ए और सी में से धारा है। अब धारा के साथ वोल्ट मीटर का भी लगता है? नहीं भाई, वोल्ट मीटर कैसे लग जाएगा? तो धारा के साथ एम्पियर मीटर, तो ए एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों, ए बिल्कुल बहुत अच्छा। ओमवीर यादव जी वेलकम दोस्त। चलिए तो राइट आंसर इसका ए होगा दोस्तों। ठीक है, कि धारा ट्रांसफार्मर कहां प्रयोग किया जाता है? धारा मापने के लिए एम्पियर मीटर के साथ प्रयोग किया जाएंगे। चलिए जितेंद्र कुमार यादव जी वेलकम दोस्त। देखिए और आप भी शेयर कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं। देखिए अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, डिटेल बता देता हूं। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल लेते चलेंगे सब चीज के साथ में। देखिए दोस्तों अगर बात करें धारा ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर बनता कैसे? भैया नाम करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, थैंक यू दोस्त। आईटीआई फाइटर भाई वेलकम दोस्त, आप जबरदस्त पढ़ाते हैं। थैंक यू दोस्त, आप भी बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं दोस्त। तो फिटर वाला कोई मेरा भाई हो तो आईटीआई फिटर फाइटर के नाम से चैनल सर्च कीजिए, अपने भाई का चैनल है बिल्कुल। ठीक है, ज्वाइन कर लेना भाई। एक बार कमेंट्स बॉक्स में आपका डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में एक बार लिंक शेयर कर देना ताकि सभी दोस्त जुड़ सके आपसे फिटर वाले। देखिए बात करते हैं धारा ट्रांसफार्मर, तो देखिए दोस्तों इसका ना उल्टा चलता है इसके अंदर। अब एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी होती है, ये तो सबको पता होगा। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। अब देखिए मैंने बनाया है उसी से पता लग रहा होगा, ये इसकी प्राइमरी ये इसकी सेकेंडरी। बात करें धारा ट्रांसफार्मर की तो दोस्तों सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होते हैं। ट्रांसफार्मर देखिए धारा ट्रांसफार्मर की बात करें तो सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होंगे, यानी दोस्तों स्टेप अप प्रकार का होता है ये, स्टेप अप। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है धारा ट्रांसफार्मर। अब देखिए अब आपको पता है दोस्तों, जहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा, और जहां करंट कम होगा वहां वोल्टेज ज्यादा होगा। अब देखिए सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है तो यहां करंट कम होता है, तो आराम से हम एम्पियर मीटर से इसका करंट नाप सकते हैं। लेकिन ये गुणा में नापा जाता है। ठीक है, यानी 5 के गुणक में, 2 के गुणक में, 3 के गुणक में। तो ये स्टेप अप अब यहां ध्यान का रखना है कि धारा ट्रांसफार्मर होता कैसा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और सेकेंडरी में मिनिमम करंट कितना मिला जाता है? तो 5 एम्पियर। ये वैल्यू याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछी गई है। प्राइमर सेकेंडरी में जो अपनी वोल्टेज सॉरी करंट पाई जाती है वो मिनिमम, ठीक है, तो 5 एम्पियर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखना अच्छे से 5 एम्पियर। अगर इसी ट्रांसफार्मर को उल्टा काम ले लें, देख लीजिए, तो वो अपना बन जाता है दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक तो धारा ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल होता है, इसको उल्टा बना दो तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो जाता है। और उसकी सेकेंडरी में 110 वोल्टेज चलता है। दोनों चीज अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है 110 और 5 एम्पियर वाला। ठीक है दोस्तों, अब धारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, ये भी ध्यान रखना, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। जोशी जी पता नहीं चला यार, है ना? पता नहीं चल पाया आज, मैं बहुत ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में निकल गया था इस वजह से। ठीक है,
देखिए बात करते हैं दोस्तों, सिंपल सा याद रखना मेरे भाइयों, बहुत बड़ी चीज है कि नाम जब वोल्टेज आ जाता है, वोल्टेज का मतलब हम क्या समझते हैं, जहां वोल्टेज ज्यादा हो, लेकिन दोस्तों इसमें उल्टा चलता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर लिखा जाएगा ना तो समझ जाना सेकेंडरी में कम वोल्टेज होगा, अगर धारा लिखा जाए तो सेकेंडरी में ज्यादा। तो याद रखना है चीजों को जोड़ के, वोल्टेज लिखा गया भैया सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, यही सोच लेते हैं, लेकिन इसकी सेकेंडरी में वोल्टेज कम होता है, स्टेप डाउन प्रकार का होता है। चीजें समझ में आ रही होगी, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। 5 एम्पियर मेरे भाइयों अच्छे से याद रखना, 110 वोल्टेज इसका याद रखना, ठीक है। ये स्टेप अप होता है, ये स्टेप डाउन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कुछ लोग समझ रहे होंगे बहुत ज्यादा रिवीजन करा रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन के माध्यम से चीजें जल्दी याद रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी इसके भाई आंसर देंगे। सर आप हमारी नमस्कार तो ले लो। नमस्कार अंकुर जी, बिल्कुल आपकी नमस्कार, क्या सभी मेरे भाइयों की नमस्कार लेंगे दोस्त, बिल्कुल, और आप सभी को भी नमस्कार। देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है? मिडिल फिंगर। ए चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, बी चुंबक में सॉरी चालक में धारा प्रवाह की दिशा, सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और डी चालक में घूमने की दिशा। ठीक है ठीक है, पीडीएफ का पीडीएफ का जुगाड़ कर देंगे दोस्तों आपका, ठीक है। पीडीएफ सारी तैयार पड़ी है, लेकिन वो क्या है कि सिस्टम से नहीं बैठ पा रही है। बाकी टुकड़ों में तो सभी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और उनके आंसर फिर आपको इस टिक लगाने होंगे। चलिए पीडीएफ के बारे में लास्ट में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बात करते हैं बाएं हाथ के नियम, लेफ्ट हैंड रूल। एक तो लेफ्ट हैंड होता है, एक दायां हाथ होता है, फ्लेमिंग के दो ही है, दायां और बायां। ठीक है सर, आप थोड़ा स्लो मोशन में है क्या? चलिए थोड़ा स्पीड बना लेते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आप कहेंगे तो। देखिए बायां हाथ नियम है, तो देखिए लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। देखिए दोस्तों, इनमें अगर हम अंगुलियां वही बनाएं, देखिए एक तो होता है हमारा ऊपर की ओर अंगूठा, थंब होता है, एक फर्स्ट फिंगर होती है, एक सेकंड फिंगर होती है, यही होती है। एज इट इज इसमें हो जाएगा, ऊपर की ओर फिंगर एक अंगूठा जाएगा, थंब जिसको बोलते हैं, एक फर्स्ट फिंगर होगी, एक सेकंड फिंगर। दोस्तों ध्यान रखना अच्छे से, बायां हो चाहे दायां हो, ये जो शब्द है ना बीच की उंगली, मिडिल फिंगर, तो दोस्तों कई बार हम क्या सोचते हैं कि ये वाला हो सकता है, ये मिडिल फिंगर, क्योंकि दोनों के बीच में यही है ना। लेकिन मिडिल फिंगर ये नहीं होता दोस्तों, जो लास्ट वाली फिंगर होती है सेकंड फिंगर, ठीक है, ये तो फर्स्ट फिंगर हो गई, ये सेकंड, ठीक है, अंगूठे से दूर होती है जो, तो ये सेकंड फिंगर को ही मिडिल फिंगर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और जब लेफ्ट आएगा यानी मोटर के लिए, और मोटर में दोस्तों क्या, धारा की दिशा नापी जाएगी, तो बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब तीनों चीजों याद रखना अच्छे से। इसका अंगूठा क्या काम करता है दोस्तों, ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्ट, मतलब चालक की दिशा, ठीक है, मोशन, ठीक है, गति, चालक की गति, ठीक है, चालक की दिशा कह दीजिए या उसकी गति बता दीजिए, दोनों में सेम रहेगा। फर्स्ट फिंगर दोनों के अंदर दोस्तों फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दिखाएगी, लेकिन जब लेफ्ट आएगा तो धारा, और राइट आएगा तो दोस्तों आपका जनरेटर होता है, और जनरेटर में क्या हम विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं, ये तो ईएमएफ की दिशा दिखाएगा, ठीक है। राइट आएगा तो हम किस में लेते हैं, जनरेटर में जो लेते हैं, तो ईएमएफ की डायरेक्शन दिखा देगा, और ये दिखा देगा अपना धारा की दिशा। चलिए चलिए आगे चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप लोगों को फास्ट पसंद है तो कोई बात नहीं। सर जी ए क्यों नहीं हो सकता, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दोस्त फर्स्ट वाली फिंगर दिखाती है, ये जो है ना, एक तो अंगूठा होता है, एक फर्स्ट फिंगर होती है, एक सेकंड, तो बीच वाली उंगली का मतलब मैं बता रहा हूं ना, ये जो सेकंड वाली उंगली, इसको मानना है बीच वाली या मिडिल फिंगर, इसको नहीं मानना है। अगर बोलता वो फर्स्ट फिंगर बोल देता तो फिर चुंबकीय फ्लक्स हो जाता, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? ए फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, दोस्तों बी फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, सी कर्क स्क्रू, और डी सिरे का नियम। चलिए थोड़ा सा फास्ट बना लेते हैं सर जी। फिंगर फ्लक्स, हाँ हाँ, फर्स्ट फोर फिंगर यानी जो पहली वाली है ना, वो तो है फ्लक्स बिल्कुल, और मिडिल फिंगर दिखाएगी दोस्तों करंट। सही बात है मनीष जी, चलिए बहुत अच्छा। देखिए यहां पर जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। देखिए बैक ईएमएफ, अब बैक ईएमएफ सोच के हम क्या करते हैं, बैक ईएमएफ किस में पाया जाता है, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, सॉरी जनरेटर में तो पाया नहीं जाता, मोटर में पाया जाता है। तो हम मोटर में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बाएं हाथ का नियम, और हम आंख बंद करके ए को छेप देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है भैया। बैक ईएमएफ, देखो बैक हो चाहे बिना बैक हो, लेकिन है तो ईएमएफ ना, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल कौन से नियम से ज्ञात किया जाता है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से। चाहे वो बैक ईएमएफ, देखिए बैक ईएमएफ भी एक तरीके का ईएमएफ ही तो है, ठीक है ना, बस वो उल्टा विपरीत विपरीत काम करता है मेन के।
जबकि है तो वही चीज ना, तो ज्ञात किससे किया जाएगा? दाएं हाथ के नियम से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कई बार हम बैक ईएमएफ सुन के और मोटर का दिमाग लगा के और ए कर देते हैं, तो ए नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ए नहीं करना है। हाँ, ए सही बोल रहे हैं, गलती हो गया, रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। लोड के बढ़ने से डीसी मोटर की चाल पर क्या इफेक्ट पड़ जाता है? जल्दी से बता दीजिए। ये तो सिंपल सा है, सभी अच्छा करेंगे इसको। थोड़ी सी कम हो जाएगी, आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाती है, या कुछ बदलाव नहीं आएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, और जो मेरे भाई ने शेयर नहीं किया है, भाई एक बार शेयर कर दो, चाहे इसको चीता कर दो, चाहे कोई सा भी कर दो, लेकिन कर जरूर दो इसको शेयर। ठीक है, शेयर, वो वाला शेयर नहीं, ये शेयर है। ठीक है, शेयर मार्केट वाला। चलिए देखिए, बात करते हैं दोस्तों लोड बढ़ने के साथ डीसी शंट मोटर। वैसे तो हम कहते हैं कि डीसी शंट मोटर फिक्स गति पर घूमती है दोस्तों। किस पर? फिक्स गति पर। लेकिन जब अगर लोड बढ़ता ही जाएगा तो हल्की सी कम होगी, और अगर फिर भी बढ़ता जाएगा तो फिर बंद हो जाएगी मोटर। ठीक है, दोनों तीनों कंडीशन याद रखनी है। लोड बढ़ता ही जाता है, पहली बात तो फिक्स गति पर घूमेगी, अगर फिर भी बढ़ता है तो थोड़ा स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी बढ़ जाएगा तो फिर क्या करेगी दोस्तों? ये मोटर बंद हो जाएगी। तो राइट आंसर ये होगा। बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक और जबरदस्त क्वेश्चन कि शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है? ए 10 गुना, बी 4.5 गुना, सी 6 गुना और डी 1.5। चलिए जल्दी से जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिए कि शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, शंट मोटर है दोस्तों। ठीक है, कौन सी है? शंट, जिसको हम पैरेलल मोटर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत है ना इनके, क्या है कि बहुत ऐसे ऐसे नाम है। फिक्स गति की मोटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चीजें याद होनी चाहिए। चलिए अगर बात करें दोस्तों, 10 गुना होगी नहीं जोशी जी, शंट मोटर है। शंट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क तो बहुत कम गुना ज्यादा होता है ना, मतलब इतना हाई नहीं होता। सीरीज में बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, श्रेणी में बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हम दोनों की ही बात कर लेते हैं दोस्तों। शंट आ जाएगा तो 1.5 गुना। ठीक है, यानी शंट में स्टार्टिंग में और रनिंग में ज्यादा ज्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है, शंट के स्टार्टिंग में और जो रनिंग कंडीशन होती है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है। यानी मान लो कि आपका शंट का ना रनिंग टाइम पे अगर मान लो कि 10 टॉर्क का वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन है ना, और तो दोस्तों रनिंग के टाइम पे तो 10 है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे दोस्तों ये 15 होगा, यानी मात्र 1.5 गुना। लेकिन अगर श्रेणी की बात की जाए दोस्तों तो ये बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो श्रेणी का बताएं, चलो सभी लिख के बता देंगे, श्रेणी का बहुत बार बताया हुआ है। चलिए जल्दी से बताइए कितना गुना हो जाएगा? एबीसीडी में उसका आंसर नहीं है तो लिख के बताएं दोस्तों। सर फिर डी होगा, बिल्कुल जोशी जी, डी ही होगा इसका राइट आंसर। हाँ, रवि शर्मा जी बोल रहे हैं लाइक कर दो। बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी को भी क्लास अच्छी लग रही हो, आप लोग इतने लोग भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्लास पसंद आती जाए तो लाइक ठोकते जाएं। ठीक है, लाइक ठोकते जाएं, मजा आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 5 से 7 गुना होती है दोस्तों, है ना, 5 से 7 गुना हो जाती है लगभग। तो ये ऑप्शंस के ऊपर निर्भर करता है कि 5 से 7 लिखा आएगा या 5 ही लिखा आएगा। तो बिल्कुल अगर ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है तो 5 कर दीजिएगा, और 5 से 7 है तो 5 से 7 कर देंगे। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क अच्छे से याद रखना। देखिए दोस्तों, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? चलिए जल्दी से बता दीजिए कि घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पे दोस्तों लोड बढ़ गया? तो घूर्णन गति बढ़ती है, घूर्णन गति घटती है, अपरिवर्तित रहती है, और घूर्णन गति एवं टॉर्क दोनों ही बढ़ जाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखिए मंडे को, ठीक है, सैटरडे संडे में तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ऐसे हो सकता है कल और परसों भी ऐसे ही टेस्ट लिया है, फिर दोनों सैटरडे और संडे को भी टेस्ट लेके आएंगे ऐसे ही। एक बार बता दीजिए इसके बारे में भी। फिर मंडे को तो अपनी ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो जाएगा बेसिक से। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में पूरा ट्रांसफार्मर ही हो पाएगा। फिर सैटरडे संडे में भी टेस्ट लेके आ जाएंगे, ऐसा जैसा चल रहा है अभी। चलिए देखिए, बात करते हैं घूर्णन गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। देखिए कम्युलेटिव में होता है एक तो दोस्तों आपका श्रेणी फील्ड, सीरीज फील्ड होता है, और एक होता है दोस्तों शंट का फील्ड। दोनों फील्ड होते हैं दोस्तों, और दोनों फील्ड मिलकर काम करते हैं। दोनों फील्ड मिलकर करते हैं तभी तो कम्युलेटिव हो गया। कम्युलेटिव यानी कंबाइंड होना एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही लाएंगे। चलिए ठीक है, सैटरडे संडे भी आपका ऐसे टेस्ट रह जाएगा।
देखिए श्रेणी और संट दोनों मिलकर काम करते हैं। अब लोड बढ़ा, अब आपको पता है दोस्तों जब लोड बढ़ता है ना, कोई सी भी मोटर हो, एक्स वाई जेड कैसी भी मोटर हो, लोड बढ़ता है तो दोस्तों उसमें करंट बढ़ता है, ये बात है। और करंट बढ़ेगा तो दोस्तों फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा ना भाई। जितना ज्यादा फ्लक्स करंट आता रहेगा भाई, बाइंडिंग में जितना ज्यादा आप करंट दोगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा, तो ये भी बढ़ेगा। यानी लोड बढ़ा, करंट बढ़ा और फ्लक्स भी बढ़ा। और फ्लक्स बढ़ता है तो दोस्तों घूर्णन गति तो अपोजिट में चलती है। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा ये फॉर्मूला एक बार, फाइव जेड एन पी और 60 ए, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। यहां बोल रहे हैं फ्लक्स बढ़ गया तो सिंपल सी बात है एन यानी घूर्णन गति तो कम होगी ना भाई। चारों मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, तो एक दूसरे से अपोजिट चलेगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम होगा तो दूसरा घट जाएगा। तो घूर्णन गति क्या हो गई दोस्तों, डाउन गई, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ चुकी है कि लोड बढ़ने से आपका करंट बढ़ गया, ठीक है, लोड बढ़ा, करंट बढ़ गया दोस्तों, इसके साथ ही से आई की वैल्यू बढ़ गई, और आई की वैल्यू बढ़ने से दोस्तों इसमें फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ गई। देन इसकी वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से घूर्णन गति इसमें डाउन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास में बहुत ही कम लोग आ रहे, रुक रहे हैं, क्या चक्कर है, जा क्यों रहे भाई? ठीक है, क्लास समझ में नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस परिपथ का पावर फैक्टर शून्य होता है? ए प्रतिरोध, बी इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, डी बी एवं सी दोनों। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं, बहुत ज्यादा गर्मी है। अरे मेरे भाई, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा। देखिए अगर बात करें यहां पर आप सभी का कि किस परिपथ का पावर फैक्टर शून्य होता है, तो ए प्रतिरोध, बी इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस और बी एंड सी दोनों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों डी होगा। जो भी मेरा भाई डी दे रहा है, तिवारी जी वेलकम, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण सिंह जी वेलकम दोस्त। देखिए डी इसका राइट आंसर होगा। कल हमने पढ़ा था ना, देखिए अभी यहाँ शुद्ध वगैरह कुछ नहीं लिखा है, आर एस यादव जी वेलकम, शुद्ध कुछ नहीं लिखा है, शुद्ध है कि बिना शुद्ध है। लेकिन अभी देख लीजिए कि किस परिपथ का पावर फैक्टर शून्य होगा। अब शून्य बनाना है तो भैया पावर फैक्टर इनमें से कोई ना, ये सारी चीजें शुद्ध मानकर ही चलना पड़ेगा। अगर शुद्ध प्रतिरोध होगा तो दोस्तों पावर फैक्टर 1 होगा, नहीं कि शून्य होगा। लेकिन हाँ इंडक्टेंस यदि शून्य हो जाए या कैपेसिटेंस शून्य हो जाए तो दोनों ही कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर दोस्तों कैसा मिलेगा, हमें शून्य मिल जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल रविंद्र, रणवीर जी वेलकम दोस्त, थोड़ा लेट हो जाते हो आप, थोड़ा जल्दी आया करो सभी दोस्त, है ना, फिक्स 9 बजते आ जाया करो यार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चीजें समझा करो दोस्तों, कल वैसे भी ये बहुत बार पढ़ा दिया है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए। गुड इवनिंग भाई। देखिए निम्न में से किस आवृत्ति का आवर्ती काल यानी टाइम पीरियड सबसे कम होगा? ए 1 हर्ट्ज, बी 10 ये मिली है नहीं, मेगा ये है ना, बड़ा है मैंने तो मेगा हो जाएगा, 10 मेगा हर्ट्ज, 200 मेगा हर्ट्ज या दोस्तों 1 मेगा हर्ट्ज। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का। निम्न में से किस आवृत्ति का आवर्ती काल सबसे कम होगा? देखिए फॉर्मूला आवृत्ति काल यानी टी इक्वल दोस्तों 1/f। अगर ये जितनी कम होती जाएगी उतनी ही ज्यादा ये हो जाएगी, जबकि हमें आवृत्ति काल काम देखना है तो ये ज्यादा से ज्यादा करनी हुई, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी ही हमारा टाइम पीरियड कम होगा। सिंपल सी बात है ना, फॉर्मूला यही कह रहा है अपन से। देख लीजिए टी इक्वल 1/f, उल्टा है ना, अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये हो गया अगर ये चीज बढ़ रही है दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक कम होगी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। कई बुकों में इसका बी दे रखा है, जो कोई तुक वाली बात नहीं बैठती है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका दोस्तों सी होगा, क्योंकि 200 भाई मेगा हर्ट्ज है, ये तो बीच का है। वैसे भी आप देखो बी वाला तो देखो भाई 10 मेगा हर्ट्ज 1 और 200 के बीच का है ना, तो इसका तो कोई तुकतानी नहीं बैठ रहा। तो कई बुकों में ये दिया हुआ है तो आप करेक्ट कर लेना, कहीं मेरे भाई बी भी याद कर लिए हो तो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें फॉर्मूलाज वाइज चलना है, हमें चीजों को समझते हुए चलना है, तो आंसर अच्छे से आ जाएगा। बी नहीं होगा, राइट आंसर इसका होगा दोस्तों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। यार आज क्या चक्कर है, आज 15 16 क्या मतलब, मजा नहीं आ रहा आज भाई। टेस्ट मैं तो सोच रहा हूँ टेस्ट उल्टा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग समझ, कईयों को शायद पसंद नहीं आ रहा, बहुत लोग कम होते जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। शक्ति गुणांक कोस फाई तुल्य है दोस्तों ए जी वाई, ठीक है। बी में क्या दे रखा है? जी अपॉन वाई दोस्तों। सी में दे रखा है बी इंटू वाई, और दोस्तों डी में दे रखा है अपन को वी अपॉन वाई। चलिए सचिन भाई इलेक्ट्रिकल मेरे भाई वेलकम दोस्त, स्वागत है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, जो है जो तो कोई बात नहीं, जो नहीं है तो जाने दो उनको, जो गए तो। देखिए दोस्तों
इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो समझने की कोशिश कहाँ करोगे आप इन चीजों को। देखिए कोस फाई पावर फैक्टर हम जब ज्ञात करते थे दोस्तों, नॉर्मल वे में हम पावर फैक्टर ज्ञात करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आर अपॉन जेड। सुनील चौधरी जी वेलकम दोस्त। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, आर अपॉन जेड लगाते हैं, सिंपल सा बात है। अब यहां पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो देखिए दोस्तों आर का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आर यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी चालकता, ठीक है। जेड दोस्तों क्या होता है, प्रतिबाधा इंपीडेंस, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई, ठीक है दोस्तों, वाई, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, चलो एक बार बता दीजिए वाई को क्या कहते हैं, ससेप्टेंस कहेंगे, रिएक्टेंस कहेंगे, या दोस्तों क्या कहने वाले हैं, नाम बताइए वाई से, ठीक है, कि वाई को किसके लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये कुल चालकता को डिफाइन करता है, कुल चालकता को, क्योंकि ये कुल प्रतिरोध है तो ये कुल चालकता के लिए है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए सुभाष भाई ने बोल दिया एडमिटेंस, हाँ ससेप्टेंस का अपना दोस्तों क्या हो जाता है, एक तरीके से जो एक्स का विलोम होता है, लेकिन ये जेड का विलोम क्या होता है, वाई। बहुत अच्छा, एडमिटेंस शानदार। ससेप्टेंस नहीं होगा, ससेप्टेंस तो दोस्तों बी से डिनोट होता है, बी वाला। थोड़े से इनके क्या है याद कर लेना एक बार, कि ससेप्टेंस बी से डिनोट होता है, वाई से हमारा एडमिटेंस होता है, जी से हमारा कंडक्टेंस होता है, ए आर से हमारा रेजिस्टेंस होता है, जेड से इंपीडेंस होता है। तो एक बार इनको याद कर लेना, ये याद हो जाएंगी तो आप इन चीजें समझ पाएंगे। और जिनको नहीं आ रही है तो वो एक बार इलेक्ट्रिशियन जो अपने एसी थ्योरी का थ्योरी पढ़ी है ना हमने, उसमें जरूर बेसिक में कवर कर लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों, कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ए केवल एसी परिपथ में, बी केवल डीसी परिपथ में, सी एसी तथा डीसी दोनों परिपथ में, और डी किसी भी परिपथ में। चलिए कोई बात नहीं सतीश जी, आप कल से कंटिन्यू बिल्कुल बने रहें। अभी आप देख लीजिए डेटा खत्म हो रहा है आपका, तो कल से बचा के रखिए थोड़ा सा। देखिए बात करते हैं दोस्तों एक चौक यानी कुंडली। अब चौक कुंडली को हम एल से डिनोट करते हैं, यानी इंडक्टर मानते हैं। व्यवहारिक परिपथ में धारा को नियंत्रित किया जाता है, तो कौन से परिपथ के लिए किया जाता है, देखिए सी मत लीजिए आई जी मेरे भाई, ये एसी डीसी दोनों में काम नहीं करता है। चौक और चौक सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एसी के लिए वर्क करता है, केवल एसी परिपथ के लिए। बिल्कुल हाँ, ए पर बिल्कुल ए राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जावेद भाई राधे राधे, लेकिन आप राधे राधे कब फिर लेट करते हो दोस्त। तो जावेद जी कल मैं सबसे पहले आपको देखना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल डेली आते हो, लेकिन अब इतनी लेट हो गई कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस निकल चुके हैं, तो कल 9 बजे आपके राधे राधे देखने पाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सिर्फ एसी पर वर्क करता है। और चौक, आपको चौक क्या काम करता है दोस्तों, वोल्टेज को आगे लेके जाता है, करंट को रोकता है, ठीक है, धारा नियंत्रक है ना, धारा को नियंत्रण करता है, ठीक है दोस्तों। मौसम खराब है, ओके ओके चलिए ठीक है। तो ये करंट को रोकता है, वोल्टेज को आगे लेके जाता है, धारा को नियंत्रित कर रहा है, राइट आंसर इसलिए, ठीक है दोस्तों। हाँ एक ही टाइम ऑन होते हैं क्लास, समझ नहीं आया दोस्त। राजकुमार जी आप क्या कह रहे हो, र, रजनीकांत भाई वेलकम, तो आपका भी स्वागत है। क्वेश्चन नंबर कल से क्वेश्चन नंबर भी डाल देंगे। देखिए एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय होता है, ए प्रेरक, बी संधारित्र, सी कैपेसिटर प्रतिरोधक, और डी सभी में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना इस क्वेश्चन का, कि एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय एवरेज आपको दोस्तों खपत बताना है, औसत का, ठीक है, एवरेज बताना है आपको पावर की खर्च का। तो प्रेरक में होता है, संधारित्र में होता है, ठीक है दोस्तों, या आपका प्रतिरोध में होता है, या सभी में होता है, ठीक है। प्रेरक का मतलब इंडक्टर, धारिता का मतलब कैपेसिटर, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहां पर मुझे पता था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। देखिए एवरेज पूछा गया है। देखिए दोस्तों आप एक चीज थोड़ा सा दिमाग में ये दीजिए, कि देखिए कि प्रेरक क्या काम करता है, वोल्टेज आगे लेके जाएगा, है ना। ये क्या करता है दोस्तों, करंट को आगे लेके जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है भैया, दोनों को मिडिल के साथ आई और बी एक साथ चलेंगे, तो एवरेज खपत निकलेगा दोस्तों प्रतिरोध की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों, प्रतिरोध की वजह से, न कि इन दोनों की वजह से। देखिए दोस्तों आपको पता ही है ना, जब हमारा परिपथ जब फुल प्रेरक होता है, यानी फुल, जब हमारा संधारित्र प्रकार का परिपथ होता है तो उसमें खपत जीरो होती है। अगर शुद्ध धारिता वाला होता है यानी कैपेसिटेंस होता है, तो भी उसमें
हमारी बिजली खपत जीरो हो जाती है। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, वो एवरेज लेके चलता है इंडक्टर और कैपेसिटेंस दोनों का एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका सी होगा। चीज समझ में आ गई या नहीं आई एक बार जरूर बताना दोस्तों, ये वाला कि सी क्यों हुआ है इसका समझ में आया, क्योंकि लगभग सभी ने डी दिया है, उपयुक्त सभी दे दिया है। एवरेज के लिए पूछा है, औसत के लिए, तो औसत दोनों का मिलके चलेगा, दोनों मिलके किस में आएगा, प्रतिरोध के अंदर आएगा। गुड इवनिंग राखी जी, थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, थोड़ा लोग सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार थोड़ा सा टाइम से आ जाओगे तो अच्छा मजा आएगा अपन को, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका प्रतिरोध। एवरेज पूछा ना, और एवरेज दोनों का मिलकर निकलेगा, किसी एक से एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपने उपयुक्त सभी बोला ना। इसका मतलब केवल अगर संधारित्र परिपथ में होगा तो भी औसत शक्ति भी होगा, नहीं भाई, जब नहीं होगा, जब केवल संधारित्र होगा ना तो शून्य हो जाएगा, जब प्रेरक होएगा केवल तो भी शून्य होगा, तो सभी तो हो ही नहीं सकता ना सर। ठीक है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं अभी, क्योंकि बंद रूम है, विदाउट एनी फैन, और फैन चलाने की कोशिश कल से करेंगे, देखते हैं फिर वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो आर एस यादव जी फिर से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यूपीएल के बारे में बताएं। जावेद जी क्या पूछ रहे हैं, यूपीएल मतलब? देखिए, शुद्ध प्रेरक यानी इंडक्टर में वोल्ट तथा करंट तक के बीच में दोस्तों फेज अंतर कितना होगा? बड़ा सिंपल सा है, जल्दी से बता दीजिए। ए 180, बी 90 लीग, या मतलब लीड हो जाएगा, या एक रहेगा, या दोस्तों 90 में लैग होगा। जल्दी से आंसर देंगे इस शानदार से क्वेश्चन का, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, सभी इसका अच्छे से आंसर देंगे। चलिए देखिए, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए सभी दोस्त। आंसर बड़े स्लो आते हैं, क्या चक्कर है? बहुत अच्छा। स्किल टेस्ट में क्या होता है? स्किल टेस्ट में, स्किल टेस्ट किसका है दोस्त? डीआरडीओ वगैरह का स्किल टेस्ट होता है, तो उसमें प्रैक्टिकल करवाते हैं अपने, जैसे इलेक्ट्रिकल के जितने भी होते हैं। स्किल टेस्ट किसका है वो बताइए एक बार आप। देखिए, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। अरे बी और डी में कंफ्यूज मत हो यार, शुद्ध प्रेरक है, इंडक्टर है। इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है, धारा को आगे लेके जाता है क्या, वोल्टेज को? तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज को आगे लेके जाता है भाई। कैपेसिटर होता है तो दोस्तों वो करंट को आगे लेके जाता है ना, तो भी यहां किसको आगे लेके जाता है दोस्तों, ये ले जाता है वोल्टेज को, और वोल्टेज आगे गया तो धारा पीछे रह गई, पीछे रह गई तो लैगिंग कर गई, और लैगिंग कर गई तो 90 डिग्री का तो एंगल आता ही है, तो 90 डिग्री लैगिंग हो जाएगी अपनी करंट। अगर यहां लिखा आता दोस्तों शुद्ध कैपेसिटेंस, देन आप करते दोस्तों डी, यानी 90 डिग्री का लीड लैगिंग, हाँ सॉरी सॉरी, डी नहीं, आ, हाँ, देन आपका बी होता। ठीक है, अगर यहां पर कैपेसिटर लिखा था तो बी हो जाता, यानी लीड करेगा। और अभी क्या था, इंडक्टर है तो वो लैगिंग है, करंट पीछे है ना भाई, लैगिंग है, इंडक्टर में करंट पीछे है तो लैगिंग रहेगी। चीजें समझ जाइए, नहीं आ रही है तो एक बार वापस सुन लीजिए, है ना। देखो दोस्तों, इंडक्टर लिखा हुआ है, इंडक्टर क्या काम करता है दोस्तों, करंट को पीछे रखता है, ठीक है, और वोल्टेज को आगे लेके जाता है, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगी, लैगिंग हो जाएगी। और लैगिंग कौन सा है दोस्तों, डी। ठीक है, अगर यहां पर कैपेसिटर होता दोस्तों, तो ये क्या करता, धारा को आगे लेके जाता दोस्तों, किसको, करंट को आगे लेके जाता, और वोल्टेज को पीछे, तो करंट आगे जाती तो लीड करती ना, करंट पे लीड कर जाती, तो उसका राइट आंसर बी होता। तो दोनों कंडीशन याद रखना। अगर यहां शुद्ध प्रतिरोध लिखा आ जाता, क्या दोस्तों, प्रतिरोध, तो फिर सी होता। तो तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। शुद्ध इंडक्टर है, लैगिंग कर जाएगी, शुद्ध कैपेसिटर है, लीड कर जाएगी, शुद्ध प्रतिरोध है तो दोस्तों इकाई होगा। चीज कंप्लीट समझ में आ चुकी है? जल्दी से बताएं दोस्तों। और हमेशा दोस्तों करंट को लेके चलना है आपको, भाई करंट आगे है तो लीड करेगी, करंट पीछे तो लैग करेगी। कहीं आप ये कर लो भाई भाई सिंपल सी बात है, दो चीज आगे, एक चीज तो आगे रहेगी हमेशा में, तो लीड ही लीड कर जाएगी, लेकिन हमें करंट को लेके चलना है, करंट आगे तो करंट के हिसाब से चलना है, क्योंकि वोल्टेज भी एक भाई, एक कंडीशन में वोल्टेज आगे रहेगा, एक कंडीशन में करंट आगे रहेगी, तो हम दोनों को लीड नहीं करा सकते, करंट को हमें पकड़ के रखना है, करंट जिधर है हम इसके साथ ही चलने वाले हैं। देखिए, आईजी टेक्निकल भाई हमेशा नो लिखते हैं, तो दोस्त अब इतने अच्छे से समझाने पर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आई थिंक बहुत मुश्किल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो। यस सर आ गया है, यूनिटी पावर फैक्टर। गोपाल भाई यूनिटी, यूनिटी कब होगा, जब आपका प्रतिरोध रहेगा ओनली फॉर, ठीक है, आर सी के टी में जीरो होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आर सर्किट है, प्रतिरोध है, तो उसमें ए जीरो। अरे यार, आर सर्किट में जीरो कहां से होगा? अरे आर होगा तो दोस्त एक होगा, यूनिटी होगा,
करण सिंह जी बोल रहे हैं आर सर्किट में 0 होगा ना कि 1? दोस्त 1 होगा, 0 नहीं होगा दोस्त, ध्यान रखना। जब शुद्ध प्रतिरोध, अरे यार शुद्ध प्रतिरोध बिल्कुल एज ए डीसी की भांति काम करता है। डीसी में पावर फैक्टर कैसा रहता है? 1 रहता है ना यार, थोड़ा सा ध्यान रखो। 180 कभी नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। नहीं नहीं रवि भाई, बिल्कुल सबको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ठीक है, तो कर्ण सिंह जी आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 नहीं होगा, ठीक है। फेस डिफरेंस 0। हाँ फेस डिफरेंस 0 भाई, बिल्कुल बिल्कुल। सचिन भाई बोल रहे हैं कि फेस डिफरेंस 0 हो जाएगा। हाँ पावर फैक्टर दोस्तों इकाई रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी कर्ण सिंह जी, आप सही कह रहे थे, फेस डिफरेंस दोनों का 0 हो जाएगा, क्योंकि एक साथ चलेंगे ना तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। सही सही आपका कहने का मतलब, ठीक है, मैं पावर फैक्टर समझ गया उसका। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी एसी के लिए वाट मापी मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होती है? ए अधिकतम पावर यानी पीक वैल्यू, पीक पावर, या दोस्तों आभासी यानी अप्रेंटिस पावर, या दोस्तों सक्रिय यानी एक्टिव पावर, या दोस्तों घाती पावर। इसको हम ट्रू पावर भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ट्रू पावर भी कह सकते हैं एक्टिव पावर को। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, सही लिखा आपने। देखिए बात करें इसकी तो बिल्कुल सिंपल सा है, सबने सही आंसर दिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी सक्रिय पावर को ही नापता है हमारा पावर फैक्टर। बहुत अच्छा। प्रतिघाती पावर फैक्टर क्या होती है दोस्तों? जिसमें या तो प्रेरक होता है या कैपेसिटर होता है, ठीक है दोस्तों। और आभासी शक्ति क्या होती है दोस्तों? जिसमें प्रेरक भी हो, जिसमें कैपेसिटर भी हो, और जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, तीनों का मतलब मिश्रण हो। और जो हमारी दोस्तों एक्टिव पावर होती है, ट्रू पावर होती है, उसके अंदर दोस्तों ओनली आर होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान होता है, एक कैपेसिटर में पावर फैक्टर का मान कैसा रहेगा? असीमित रहेगा, इकाई रहेगा, शून्य लैगिंग रहेगा, या शून्य लीडिंग रहेगा? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान कैसा होगा? ऑप्शंस के ऊपर से आपको आंसर देना है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, किस टाइप का हमारे पास ये पूछा गया है। तो पावर फैक्टर बताना है। बिल्कुल, एक संधारित्र यानी कैपेसिटेंस, जो अपन कैपेसिटर के अंदर, ठीक है दोस्तों, जो इंग्लिश वाले को ध्यान रखना, कैपेसिटर में आपका पावर फैक्टर का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए चलिए जल्दी खत्म, हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, अब तो 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों अगर बात करें अरे जी सब ठीक है। चलिए चलिए, अगर इसका आंसर लगभग सब डी दे रहे हैं। देखिए संधारित्र, और संधारित्र में करंट आगे रहती है, लीडिंग रहता है। और दोस्तों यहां पर ऑप्शन के हिसाब से शून्य लीडिंग ही इसके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? अगर शून्य लैगिंग देंगे तो किसके लिए होगा? प्रेरक के लिए हो जाएगा ना। और इकाई देंगे तो दोस्तों किसके लिए हो जाएगा? प्रतिरोध के लिए। और असीमित तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। ब्रिजेश भाई वेलकम दोस्त, समझ में आ गई तीनों चीजें। शून्य लैगिंग प्रेरक के साथ में रहेगा, कैपेसिटर के साथ शून्य लीडिंग रहेगा, और दोस्तों आर कब रहेगा? इकाई के समय, ठीक है, आर के समय इकाई रह जाएगा। छोटू खान जी वेलकम दोस्त। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर जी नमस्कार, नमस्कार दोस्त। सीआरओ से सीधे नहीं मापा जा सकता, किसको? वोल्टेज को, धारा को, आवृत्ति को, या दोस्तों शक्ति को? जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए सभी दोस्त। सीआरओ से सीधे नहीं मापा जा सकता, किसको नहीं मापा जा सकता? बहुत अच्छा। देखिए अजीत पटेल जी वेलकम। देखिए नए जितने भी दोस्त आए हैं, वेलकम है सभी दोस्तों का। दोस्तों एक बार है ना, एक बार थोड़ा यार आप शेयर करो ताकि लोग जुड़े अपन से, ना जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी। चलिए सीआरओ से सीधे मही नहीं मापा जाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों सिंपल सी बात है, शक्ति को, पावर को। देखिए उसके अंदर देखिए फ्रीक्वेंसी तो मापी जा ही सकती है, आपको पता होगा, और करंट और वोल्टेज भी दोस्तों उसके अंदर दिखाए देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये चलते रहती हैं इसकी लहरें, ठीक है, जो हमारी एसी घूमती फिरती हुई चलती है ना, तो उसका इसके अंदर हम इसको देख सकते हैं। जो ये मानचित्र बनता है, ये पैमाना जो बनता है, इस पैमाने को हम आराम से देख पाएंगे सीआरओ के अंदर। बोल रहे हैं डी नहीं पता जी, डी होगा दोस्त, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। सीआरओ का फुल फॉर्म नाम निशा जी पूछ रही है, सीआरओ का फुल फॉर्म तो सी, सी आर ओ, सी आर ओ,
सी से कैथोड, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव होता है ना कैथोड, तो कैथोड और एनोड, हाँ कैथोड तो माइनस वाला होता है ना, तो कैथोड और आर से रे, ठीक है, रे, और ओ से ऑसिलोस्कोप, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका राइट आंसर होगा, है ना, मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। चलिए, ऑसिलेटर, माफ करना, ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप होगा क्या, ऑसिलेटर नहीं होगा शायद, ऑसिलोस्कोप ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो राखी जी आपने लिखा है ऑसिलेटर, तो ऑसिलोस्कोप होगा शायद, देखना एक बार, मुझे जहां तक याद है वहां तक तो यही है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, ऑसिलेटर नहीं होता शायद। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, डीसी जनरेटर में फील्ड पोलों की न्यूनतम संख्या, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल होते हैं, सबको पता होगा फील्ड पोल किसके बने होते हैं, अभी वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ ऑसिलोस्कोप होता है, हाँ ठीक है, ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 4 या डी 8 होता है, तो ऑसिलोस्कोप है ना, कैथोड ऑसिलोस्कोप कर दियो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी से बता दीजिए, डीसी जो अपना जनरेटर होता है, चाहे वो सीरीज हो, शंट हो, चाहे कंपाउंड हो, तो मिनिमम अपने पास पोल्स की संख्या हम रख पाएंगे। बहुत अच्छा, जबरदस्त, सभी का आंसर है, इसका तो कोई गलत नहीं करेगा, बहुत अच्छा, 2 बिल्कुल। हाँ, पावर को जावेद भाई बी आई से निकाल सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिखाएगा वहां पर, है ना, डायरेक्ट वहां शो नहीं करेगा, उसको हम निकालना पड़ेगा। देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 2 होते हैं बिल्कुल, न्यूनतम और अधिकतम भी पूछ सकता है दोस्त, न्यूनतम बिल्कुल, तो अधिकतम भी पूछ सकता है, तो अधिकतम होगा दोस्तों 8, तो दोनों चीज यानी आपको याद होनी चाहिए, न्यूनतम पूछे यानी मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम यदि पूछा जाए तो दोस्तों 8 हो सकता है। चलिए, कंप्यूटर नहीं चल रहा दोस्त अपने पास अभी, ना कंप्यूटर का चला देंगे जब कोई वैकेंसी जाएगी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आर्मेचर कोर में लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम हो जाती है। जो हम दोस्तों ये आर्मेचर की पत्तियां होती है ना, रिविट करके बनाते हैं आर्मेचर को, तो इनके बीच में एक लेमिनेटेड किया जाता है, वार्निश भराया जाता है, तो वो किस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, एडी करंट यानी दोस्तों आपका भंवर धारा क्षति, ताम्र क्षति यानी दोस्तों आपका कॉपर क्षति, या दोस्तों यांत्रिक क्षति, या उपयुक्त सभी को। ठीक है, मीना सिन्हा जी वेलकम दोस्त, ठीक है, जयराम प्रजापति जी स्वागत है। चलिए नए नए पुराने दोस्त भी आ रहे हैं आज, बहुत अच्छा बात है। सीआरओ के लिए सबसे बेस्ट, ठीक है ठीक है। देखिए अगर बात करें यहां पर, तो आर्मेचर से लेमिनेटेड, लेमिनेटेड क्यों किया जाता है दोस्तों, लेमिनेटेड करने से हमारी एडी करंट लॉस कम हो जाती है, बिल्कुल सही है, शानदार। देखिए लेमिनेटेड करने से तो एडी करंट लॉस कम होता है, और दोस्तों अगर उसके अंदर सिलिकॉन जो कोर बनाई जाती है ना, हम किसकी, स्टील की बनाते हैं, किसकी बनाते हैं, स्टील की, इस स्टील में दोस्तों हम जब एस आई यानी सिलिकॉन मिला देते हैं, तो उससे हम दोस्तों हमारी कौन सी दोस्तों, जो एक और लॉस होता है, कौन सा होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉसेस को भी कम कर सकते हैं। और दोनों लॉस मिलके किसका रूप होते हैं दोस्तों, हमारे होते हैं आयरन यानी लोह क्षति के। लोह क्षति के दो रूप होते हैं, एक तो एडी करंट लॉस, एक हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो एडी करंट को तो वार मतलब लेमिनेटेड करके किया जा सकता है, और हिस्टेरिस को दोस्तों सिलिकॉन मिला के, ठीक है, बिल्कुल। कास्ट स्टील के भी बनाए जाते हैं और कास्ट आयरन के भी बनाए जाते हैं, पोल्स दोनों के ही बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ये है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यांत्रिक लॉस सबको पता होगा, जो घूमने वाला चीज होती है कहीं पे भी वहां पाया जाता है। सर मैंने आंसर से आपका एक स्टूडेंट चला गया, इट्स ओके आप पता नहीं कौन से आंसर से चले गया, ज्यादा कमेंट्स की ओर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, ठीक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं, ए कास्ट स्टील के, बी माइका के, सी तांबे के, डी जस्ते के। एक भाई पूछ रहे हैं सर जी अनुपात कितना होता है, राजेश जी अनुपात पूछ रहे हैं आप, शायद सिलिकॉन और उसमें स्टील का अनुपात पूछ रहे हैं, तो सिलिकॉन का 3.8 टू 4.5 रहेगा ना, सिलिकॉन की वैल्यू जो अपन मिलाएंगे, ठीक है राजेश जी, तो एक बार यस कर देना राजेश जी, आज आप यही चीज पूछना चाह रहे हैं क्या। ठीक है, ओके ओके, तो 3.8 से 4.5 उसमें हम सिलिकॉन मिलाएंगे, तो वो बेस्ट रहता है, ज्यादा मिलाएंगे तो फिर उसमें और लॉसेस बढ़ जाते हैं। देखिए बात करें तो डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं, तो कास्ट स्टील बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए
कास्ट स्टील सही था, और कास्ट आयरन भी होता है, ठीक है दोस्तों, कास्ट आयरन भी हो जाता है, आयरन। अब कास्ट स्टील तो दोस्तों जब बड़ी मोटर होगी तो उसका पूरी बॉडी और फील्ड दोनों किसके बने होंगे, कास्ट स्टील के। अगर मोटर आपकी दोस्तों छोटी है, छोटे आकार की है, छोटे यूज के हिसाब से, तो पूरी मोटर दोस्तों कास्ट आयरन की बनी होगी, और कास्ट आयरन के साथ साथ उसके पोल्स भी दोस्तों कास्ट आयरन के ही बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दिस इज फॉर लास्ट क्वेश्चन टूडेज, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता? बिल्कुल राजेश जी, आयरन और सिलिकॉन, बिल्कुल वही बताया ना मैंने, उसके अंदर आपको वो बता दिया था अनुपात 3.8 से 4.5। ए आवृत्ति, बी धारा, सी प्रतिरोध की क्षमता, डी वोल्टता। चलिए जल्दी से बता दीजिए। मल्टीमीटर, आई थिंक जिन्होंने आईटीआई की है, डिप्लोमा किया मल्टीमीटर, तो भैया हमारी मतलब ये कह लीजिए कि हाथ पांव जैसे हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत जरूरी है। टूल्स में आता है ना, तो टूल्स तो बड़े हमारे हाथ पैर हैं, बिल्कुल। तो मल्टीमीटर से हम नहीं नाप सकते, वो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। ए आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों, कभी नहीं नाप सकते मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से आप देखिए प्रतिरोधकता नाप सकते हैं, प्रतिरोध नाप सकते हैं, उसमें आता है ना सिंबल, बी धारा नाप सकते हैं, वी वोल्टेज भी नाप सकते हैं। तो ये सारी चीजें इससे नाप सकते हैं मल्टीमीटर, ठीक है। चलिए, एवियोमीटर भी कहते हैं मल्टीमीटर को, ए, ठीक है, क्या क्या कहते हैं, ए वी ओ, है ना, वो ओम वाला ये हो जाएगा। तो एम्पियर, वोल्टेज और ओम तीनों चीजें इसमें नप जाती है। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दीजिए सभी दोस्तों को। बिल्कुल, आज की क्लास कैसी लगी देखो, जल्दी से बताइए। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दिया करो यार, अपना सबका क्या जाता है ना। तो जितने लोग जुड़ेंगे मजा आएगा, और सारे दोस्तों के साथ एक साथ बहुत ही मिलके हम जब पढ़ते हैं तो शानदार तरीके से मजा आएगा। देखिए कल फिर वही 9 बजे एक एसआई टेस्ट लेके आएंगे। सारे ही टेस्ट हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, चैप्टर पढ़ाएंगे। वो तो टेस्ट तो अभी क्या है कि कुछ दिन से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए टेस्ट रख ली 1-2 दिन, ठीक है। ठीक है, तो टेस्ट की कोई टेंशन नहीं है। वैसे क्लास चलेगी अपनी मंडे टू फ्राइडे वही